बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, समाअत का अहवाल बताएगा और फैसला महफूज कर लिया गया है। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इन दरखास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हल्के NA 46, 47 और 48 हैं, जिनमें PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने ये दरखास्तें दायर की हैं। और इनमें मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले हुक्म इम्तना जारी करते हुए रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज मुरतब करने से रोका और उसके बाद फिर भी कंसोलिडेशन हो गई और इलेक्शन कमीशन ने खुद हतमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ये नोटिफिकेशन अपने हुक्म इम्तना के बावजूद जारी नहीं कर सकता था, इसलिए वो नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह समाअत की और अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी किए थे। आज इलेक्शन कमीशन के वकला अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जब अपना ऑर्डर जारी किया तो उसके बाद वो ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं हो सका रिटर्निंग ऑफिसर के साथ और उसने कंसोलिडेशन कर ली और उसके बाद जब वो हतमी नताइज मुरतब कर लिए गए तो इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह सवाल उठाया कि रिटर्निंग ऑफिसर तक तो ऑर्डर पहुंच नहीं सका था, तो इसलिए उसने कार्रवाई नहीं रोकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो अपना रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मौजूद था, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने हतमी नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया। इस नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वे फॉरवर्ड इसका तलाश करते हैं। अदालती इस्तफसार पर उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त गुजारों की इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें मौजूद हैं उन पर हम कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, उन दरखास्तों को सुनते हैं और सुनकर उन पर फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसको अदालत डायरेक्शन तो जारी नहीं कर सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशंस इस पे देंगे और तहरीरी ऑर्डर जो होगा उसमें ये ऑब्जर्वेशंस आएंगी। अदालत ने यह कहा कि अगर हतमी तौर पर जो दरखास्तें हैं इलेक्शन कमीशन के सामने उनको मेरिट पर डिसाइड करते हुए इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुँचता है कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए वो दुरुस्त हैं, तो फिर जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस हैं वो वापस हो जाएंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी रजामंदी जाहिर की। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वो दरखास्तें जो कि उनके सामने ज़ेर इल्तवा थी उन पर फैसला कर देना चाहिए था। मेरिट पर आप दरखास्तें सुनकर उन पर जो भी फैसला करना था फैसला तो कर देते, उसके बाद ये प्रोसेस करके फिर नोटिफिकेशन जारी किए जाते। तो अब इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उस पर यह देखना है कि वो नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है हाई कोर्ट की जानिब से या उस नोटिफिकेशन को मशरूत कर दिया जाता है। मशरूत इस तरह कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो दरखास्तें हैं उनको सुना जाएगा और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के जो इल्ज़ामात हैं अगर वो इल्ज़ामात साबित होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन वापस लेगा और उसके बाद जो फॉर्म 47 जारी होगा उसकी बुनियाद पर वो नई कंसोलिडेशन फॉर्म 48, 49 जारी होगा और फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शोएब शाहीन हैं उन्होंने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे, क्योंकि कंसोलिडेशन प्रोसेस में रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको सामने बिठाकर उनकी मौजूदगी में वो नताइज मुरतब करने होते हैं। तो जब सारा प्रोसेस ही दोबारा होगा, रिटर्निंग ऑफिसर ने वो तमाम प्रोसेस दोबारा करना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बरकरार रखने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं रहता, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने अब इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद फैसला महफूज किया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक इन दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। जी ठीक है एहतशाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को बताएं कि लाहौर NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दायर कर दी। इसी पर एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। देखिए, सलमान अकरम राजा का भी इल्ज़ाम यही है कि फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी किया उसमें नताइज तब्दील कर दिए गए और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए फॉर्म 48, 49 जारी किए गए और इलेक्शन कमीशन ने हतमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो अब उनका भी एतराज़ यही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्निंग ऑफिसर ने हतमी नताइज
एहतजाज मुरतब करने थे, उसमें एक तो तमाम उम्मीदवारों को वहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए था, और दूसरा ये है कि उनकी जो उनके इल्ज़ामात हैं उनको पहले सुन लिया जाता और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता। तो अब सलमान अकरम राजा ने भी तकरीबन इन्हीं ग्राउंड्स पर एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का हतमी नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अभी ये दरख्वास्त दायर हुई है, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नंबर लगाया जाएगा, जिसके बाद ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी और इस पर समाअत होगी, बेंच तश्कील दिया जाएगा और जिस बेंच के सामने ये समाअत के लिए मुकर्रर होती है उसमें समाअत होगी इलेक्शन, और सलमान अकरम राजा उस पर इब्तदाई दलाइल भी देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तशाम आपका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के सवालात। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि मेरे पास तमाम फॉर्म 45 नहीं लेकिन अक्सर मौजूद हैं। मैं आपको फॉर्म 45 दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। 45 उनके पास मौजूद हैं, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो उन्होंने साबित करनी है। हमारे पास अभी 10% रिजल्ट, हमारे पास अभी बात करने दें ना, हमारे पास अभी 10% रिजल्ट नहीं आया था, तो इन लोगों ने 384 फॉर्म 45 लहराने शुरू कर दिए थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि 1 या 2 घंटे के अंदर आपके पास 384 फॉर्म 45 इकट्ठे हो जाए और आपके पास भी आ जाने चाहिए थे, अभी तक क्यों ये नहीं हमारे आया? पास आ गए हैं। आपके मुखालिफ उम्मीदवार से आप जीत रहे हैं, कितनी लीड से जीत रहे हैं? जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट आपके पास आ गया है, नहीं, कितनी लीड? आपके जो आपको पता है, आपके जो मुखालिफ है। उम्मीदवार हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब और जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। तो उनके क्लेम पे आप क्या कहना बात चाहेंगे? ये है कि वो अपने जो दुख हैं उनकी वजह से अपनी उनकी कोई नाकाम हसरतें हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की, जमात इस्लामी वालों की, कुछ उनकी ऐसी उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर ली थी कि टिकट एक जमात का नहीं है, लड़ 2-2 हल्कों से रहे हैं। तो जो इस तरह की खुद एतमादी का शिकार होते हैं और खुद पसंदी का शिकार होते हैं, उसके बाद वो इसी तरह की बातें डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फॉर्म 45 आपके पास आ गए, तो अभी तक आप क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं आप लोग क्यों नहीं कर आपको रहे? देने का पाबंद नहीं हूँ, जब कोर्ट देगी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन ने कराची के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों से 21 का नोटिफिकेशन जारी, NA 238 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कराची के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों से 21 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मजीद 10 हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 9 सीटों पर नून लीग कामयाब, 1 पर PTI हिमायत याफ्ता मियां मोहम्मद अजहर जीत गए। उम्मीदवारों की तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मजीद 10 हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 9 सीटों पर नून लीग कामयाब हुई है, जबकि 1 पर PTI हिमायत याफ्ता मियां मोहम्मद अजहर जीत गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरखास्तें भी इलेक्शन कमीशन को भेज दी। इलेक्शन कमीशन को भेजी गई दरखास्तों की तादाद 58 हो गई। अदालत की इलेक्शन कमीशन को 22 फरवरी तक तमाम दरखास्तों पर फैसले की हिदायत। हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू, नून लीग की हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और BAP साथ देंगी। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक हुई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, काफ लीग और BAP के कायदीन शरीक हुए। आसिफ जरदारी, सादिक संजरानी, अलीम खान, ओन चौधरी, खालिद मकबूल भी शरीक हुए। सियासी कायदीन ने सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर मुशावरत की। सदर और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले मुशावरत से किए जाने पर इतफाक हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुआशी एजेंडा पहली तरजीह होनी चाहिए। हम मियाँ शहबाज शरीफ के साथ हैं। पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। हुकूमत की हिमायत करेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। इतना मैंडेट नहीं मिला कि खुद को वज़ीर आज़म बनने के लिए पेश करूं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डज नॉट हैव अ मैंडेट to form government, to form the federal government.
اور اس کی وجہ سے I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable or not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup, we also don't want to see political chaos in the country. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے، چیئرمین سینیٹ کے لیے، اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. پاکستان جل رہا ہے اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے، وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے، تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. مل کر حکومت بنائیں گے اور ملک کو مشکلات لیں گے. ہم ساتھ چل سکتے ہیں اور ملک سنبھال سکتے ہیں. سابق صدر آصف زرداری کی نیوز کانفرنس. کہا مفاہمت میں تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں معاشی ایجنڈے پر ایک ہوں. آصف زرداری نے پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا. پاکستان میں پیش آ رہی ہے، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے ٹیررزم ہو یا ریکنسلیشن ہو. اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے. ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے. اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں تاکہ پاکستان کو کامیاب کرائیں. ہم نے یہ سوچا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں. ہم بیٹھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں اور ملک سنبھال سکتے ہیں. اس دعا سے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، میرے لیے بہتر ہوگا، جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور کہتا ہوں پان کھپے. یہاں موجود جماعتیں پارلیمان کی 2/3 اکثریت ہیں. تمام جماعتوں کی کمیٹیاں رول آف دی گیم کا فیصلہ کریں گی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانا ہوں گے. ملک کی خاطر میثاق مفاہمت پر عمل کرنا ہوگا. یہ دھرنا دینے اور لانگ مارچ کرنے کا وقت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے. ہم نے آج یہ پوری قوم کو دکھایا ہے کہ یہ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں، یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. ہماری کمیٹی بن چکی ہے. پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے، ہم نے کمیٹی بنا دی. اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹیز بنائیں گی اور وہ کمیٹیز جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کا فیصلہ کریں گے. پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے. دھرنے اور لانگ مارچ جو انہوں نے کیے، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے. ہماری اکانومی ہے اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے. ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. پی ٹی آئی سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں، اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں. یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے. میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پارٹی کی مشاورت سے، میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف. میں میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کروں کہ وہ میری درخواست مانیں اور وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں.
मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ और सादिक संजरानी की अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी थी। मौलाना ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, जमात की अक्सरियत की राय है कि हम अपोजिशन में बैठें। मजलिस आमला के सामने आपकी दरख्वास्त रखूँगा, जो भी फैसला हुआ आगाह कर देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत की। आपको बताएं कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत साजी का मामला अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। मरकज़ और सूबों में कौन कहाँ हुकूमत बनाएगा, किस सियासी जमात के पास क्या ऑप्शंस हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में एंट्री ने मुल्की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। इंतखाबात के नताज को जैसे जैसे दिन गुजरते गए सूरत हाल वाज़े होती गई। हुकूमत साजी का खाका भी वाज़े होना शुरू हो गया। ताहम तमाम ऑप्शंस ज़ेरे बहस लाने की ज़रूरत अब भी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद 93 की तादाद के साथ PTI अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। मुस्लिम लीग नून 79 अरकान के साथ बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ दूसरे और MKM 17 के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन 1 के मुताबिक PTI को हुकूमत बनाने के लिए बराह रास्त मुंतखब अरकान में से मजीद 76 अरकान की जरूरत है। ये अरकान उन्हें दीगर जमातों से ही मिल सकते हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें शामिल हैं। बानी PTI ने ऐलान किया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर PTI को मुस्लिम लीग काफ, JUI, ANP, BNP, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप, MWM और 4 आज़ाद अरकान मैसर हो सकते हैं। इन सब की तादाद को शुमार किया जाए तो फिर PTI हुकूमत साजी के अमल से दूर नजर आती है। PTI के पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी और दीगर के साथ इत्तेहाद है। इस ऑप्शन को तज्जियाकार माइनस कर रहे हैं। ताहम PTI के पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इस बात का इन्हिसार बानी PTI के फैसले पर होगा। मुस्लिम लीग नून के 79 और पीपल्स पार्टी के 54 अरकान इत्तेहाद बनाते हैं तो उनकी कुल तादाद 133 बनती है। इन नंबर्स के अलावा इस इत्तेहाद को दीगर जमातों की हिमायत मिलना ज्यादा आसान समझा जा रहा है। अगर MKM के 17, JUI के 5, 6 आज़ाद और मुस्लिम लीग काफ के 3, IPP के 2, बाप, ANP, NP के एक रुकन को साथ मिला लिया जाए तो 169 बनते हैं। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और मुतनाज़ा नताइज, नए इत्तेहाद तश्कील पाने लगे। GDA और जमात इस्लामी कराची की अहम बैठक, मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक हो गया। हाफिज नईम ने पीर पगाड़ा के एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं जाली मैंडेट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सफदर अब्बासी कहते हैं कि सूरत हाल सियासी और आइनी बहरान की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। देखते हैं कराची से नुमान गुल की रिपोर्ट। धांधली और मुतनाज़ा नताइज, GDA और जमात इस्लामी का मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। GDA वफ्द की जमात इस्लामी के मरकज से दायरा नूर हक आमद। सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, हसनैन मिर्जा समेत दीगर रहनुमाओं की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात में आम इंतखाबात के नताइज और मुश्तरका एहतजाज करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने 16 फरवरी के एहतजाज की हिमायत की और वाज़े ऐलान किया कि जाली मैंडेट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन में इलेक्शन के सिवा सब कुछ हुआ, इसके बावजूद जमात इस्लामी को 8.25 लाख से ज्यादा वोट मिले। इलेक्शन के अलावा सब कुछ हुआ है। 8.25 लाख वोट लेने वाली पार्टी का एक नतीजा दिखाया जाए और एक पार्टी जिसने 1.5 लाख के करीब वोट लिए उसमें भी ठप्पे शामिल हैं, और उसके बाद फिर फॉर्म 47 के जरिए उन्हें मुसल्लत किया गया है यहाँ कराची और सूबा सिंध के ऊपर। हम फॉर्म 47 को कबूल नहीं करते। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि लोगों को खामोश कराने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ATC के जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, सूरत हाल सियासी और आइनी बहरान की तरफ बढ़ रही है। ये जो भी प्रोसेस हुआ है गुज़िश्ता 2-3 महीने के अंदर, इसे बिल्कुल पाकिस्तान की जो जमहूरी और पाकिस्तान की जो कानूनी और आईनी जो तशख़्ख़ुस है उसको बहुत ज़्यादा मजरूह किया है। कोई भी शख्स इस वक्त जो है ना इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसी भी तरह पे ये कोई शफाफ इलेक्शन था। हसनैन मिर्जा और लियाकत जितोई ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया और अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि सिंध में इलेक्शन के दौरान मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर लाएमल तय किया जाएगा। CTD की साहिवाल में फैसलाबाद रोड सर्वर चौक के करीब कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक अलअदम तंजीम दाइश का दहशतगर्द उस्मान सईद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे, खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से।
خالد سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ CTD کی ساہیوال میں فیصل آباد روڈ سرور چوک کے قریب کارروائی. ذرائع کے مطابق العدم تنظیم داعش کا دہشت گرد عثمان سعید گرفتار ہو گیا. دہشت گرد کے قبضے سے بارودی مواد اور نقدی برآمد ہوا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی تجویز. عالمی مارکیٹ میں 2 ہفتوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ذرائع کے مطابق فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے اضافے کی تجویز دی گئی. پنجاب بھر میں نمونیا کیسز میں اضافہ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں نمونیا میں مبتلا 6 بچے دم توڑ گئے. تفصیلات جانیں گے. عظمت اوان ہمارے ساتھ موجود ہے. عظمت آگاہ کیجیے گا. تبدیلی کے باوجود جو خطرناک نمونیا کا جو خطرہ ہے وہ برقرار ہے. آج بھی پنجاب میں خطرناک جو نمونیا ہے وہ 6 بچوں کی جو زندگیاں ہیں وہ نکل گیا ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں نمونیا سے کوئی بھی اموات جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن کیسز کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ جاری ہے. اگر ہم سب سے پہلے لاہور کی بات کریں تو 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں نمونیا سے مزید جو 188 نئے بچے ہیں وہ رپورٹ ہوئے جو کہ مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں. یہی صورتحال پنجاب میں بھی دیکھی گئی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں مزید جو ہے وہ 388 کے قریب جو ہے 865 کے قریب جو نئے بچے ہیں وہ سامنے ہیں جو کہ مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں. اگر رواں سال سے اب تک اموات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے لاہور کی بات کی جائے تو رواں سال سے اب تک لاہور میں 61 جو بچے ہیں وہ نمونیا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 5522 کے قریب کیسز جو ہیں وہ بھی رواں سال جو ہے وہ نمونیا کے رپورٹ ہوئے. اگر پنجاب کی بات کی جائے تو رواں سال سے اب تک پنجاب میں 350 سے اموات تجاوز کی گئی، یعنی 353 تک جو اموات ہے وہ نمونیا سے ریکارڈ کی گئی اور 25,988 جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں. جبکہ طبی ماہرین نے فروری تک نمونیا کا جو خطرہ ہے وہ برقرار رکھنے کا تنبیہ جاری کی. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 سال سے کم اور بچے اور بزرگ افراد اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر خیال نہ رکھا تو آنے والے دنوں میں نہ صرف نمونیا کے کیسز بڑھیں گے بلکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.